है माइटोसिस का। सो माइटोसिस और मियोसिस इन दोनों का डिफरेंस वैसे आता होता है, लेकिन हम बारी बारी इसको करेंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज वगैरह इसमें से सॉल्व हो सके। हमने भी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले माइटोसिस का अब बात करते हैं। माइटोसिस, अब माइटोसिस है। माइटोसिस हमने बात की थी कि ये किधर किधर होता है। पहली बात, माइटोसिस तो होती है नॉर्मल सेल्स में, बॉडी के हर सेल में होती है एक्सेप्ट गैमेट्स में। गैमेट्स मीन स्पर्म और ओवम में माइटोसिस नहीं होती। बाकी जर्मिनल एपिथेलियम्स वगैरह सब में माइटोसिस होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला था कि ये नॉर्मल सेल में होती है, फिर ये सेल डिवीजन है, फिर बोला था कि इसमें जो आपके डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल वो दो होती हैं और डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। और आपके जो डॉटर सेल होते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल, आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल, ठीक। उसके बाद हमने कहा था कि जो आपका डॉटर सेल्स होंगे वो होंगे डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड होंगी। ये हमने बातें पहले कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस की कितनी फेजेस होती हैं। फेजेस, माइटोसिस की बेसिकली 4 मेन फेजेस होती हैं। 4 फेजेस होती हैं। उन 4 फेजेस में से सबसे पहली फेज का नेम है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, टीलोफेज, ओके। ये 4 मेन फेजेस हैं माइटोसिस की। माइटोसिस के अंदर हमने एक बात तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर जब सेल डिवाइड होंगे तो वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, यानी माइटोसिस इज 2n। अगर कोई पूछे कि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज 2n एंड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट गैमेट्स, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेस है। अब हम बारी बारी जो माइटोसिस है इसकी फेजेस देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें हो किधर रही हैं। यहाँ पे आपका ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या चीजें हो रही हैं कि इसके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। और आपको पता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस का जो जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, अभी नॉर्मली हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब वैसे तो ये जो कंडीशन आती है कि जब बिल्कुल क्रोमाटिड्स वगैरह सब चीज़ें बन जाती हैं तब आती हैं कि जब सेल प्रोफेज के अंदर एंटर हो चुका होता है। लेकिन बिफोर प्रोफेज हमें देखना पड़ेगा कि तब न्यूक्लियस के क्या हालात होते हैं और वो किस तरह से चेंज हो रहा होता है। उससे पहले जब प्रोफेज से मतलब प्रोफेज में एंटर होने से पहले जो आपका सेल होता है, हम अब सेल नहीं बनाएंगे पूरा, हम सिर्फ अब न्यूक्लियस बनाएंगे। आपका जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से होता है इसमें, और आपके जो मटेरियल होता है डीएनए इसका, वो इस तरह से
पड़ा होता है अंदर रैंडमली थिन थ्रेड्स की तरह, इस तरह से पड़ा होता है, मतलब अरेंज नहीं हुआ होता। तो जब इसकी गैप 2 में आता है, अगर मतलब अपने पिछले लेक्चर अगर लिया हो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बिफोर माइटोसिस G2 फेज आती है। जब सेल G2 फेज में एंटर हो रहा होता है तो आपको पता है हिस्टोन्स और क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमेर्स, ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो यहाँ पे फिर जब G2 फेज आएगी, G2 फेज आएगी तो आपके न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगी। कि ये जो आपका थ्रेड जो थे ये चेंज हो रहे हैं, अब आपके क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर और इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको इस चीज़ का पता है कि जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि मैंने इसको, इस क्रोमोसोम को मैंने रेड शो किया हुआ है, ठीक है, इस क्रोमोसोम को मैंने ग्रीन शो किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ये मैटरनल है, मतलब मदर की साइड से है, और ये पैटर्नल है, यानी फादर की साइड से है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये जो एक क्रोमोसोम है ना, ये 23 को शो कर रहा है, यानी कि ये है एक 23 का सेट है ये, ठीक है। इट मीन्स कि ये एक शो कर रहा है कितने को, 23 क्रोमोसोम्स को, और ये एक किनको शो कर रहा है, ये 23 क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है। So it means a single cell contains 46 chromosomes. एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 का पेयर होता है। यानी 23 का पेयर का मतलब ये होता है कि 23 फादर की साइड से, 23 मदर की साइड से। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 2 शो किए हैं और ये एक शो 23 को कर रहा है, नहीं तो इसके अंदर पूरे सेल के अंदर इस तरह के 46 होंगे सबके, और वो एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, यानी कि सेम जो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का भी होगा। ये अपना पॉइंट बिल्कुल यहाँ से क्लियर रखिएगा। और ये आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसकी पहली फेज में हम एंटर होते हैं। अब यहां से तो हम मूव कर रहे हैं कि पहले सेल अपनी यहाँ पे ये वाली जो थी, ये फेज जो थी, ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज है। अब इंटरफेज के बाद जब सेल एंटर हो जाता है प्रोफेज में, तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज में हम सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ख़त्म होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जो आपका न्यूक्लियोलस जो अंदर पड़ा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या पीछे क्या रह जाएंगे, ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। ये सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम को शो करेगा। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो क्रोमोसोम्स इनको समझ रहे होते हैं, ये क्रोमोसोम्स नहीं है, ये क्रोमाटिड्स है। अगर आपने किसी क्रोमोसोम को देखना है कि कितने सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, तो आप इसके सेंट्रोमियर की तरफ देखें कि जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने उसमें क्रोमोसोम्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, अब प्रोफेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला है, ये पैटर्नल है, रेड वाला, और ये वाला मैटरनल है। ओके, अब इसके बाहर हम वो बना लेते हैं इसका सेल वॉल, क्योंकि अब तो न्यूक्लियस खत्म हो गया ना, अब तो सब जो भी काम होगा सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इसके मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज के अंदर ये होता है
प्रोफेज में सबसे पहले ये होगा कि अपेरेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखें डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स अपेरेंस हो गई नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहला उसने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि उसको पता है कि जो आपका सेल बिफोर डिवीजन, जब गैप 2 में आने से पहले, जब सेल साइकिल की सेंसी स्टेज में होता है, तो उसमें यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, जो क्रोमाटिन्स होती हैं, वो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होती क्रोमाटिड्स की फॉर्म में ताकि वो क्रोमोसोम्स बनाए। तो जब वो क्रोमाटिन्स ऑर्गेनाइज होंगे हिस्टोन्स के साथ, तो वो फिर बाद में यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। इसका मतलब आपकी पहली प्रोफेज कंप्लीट होगी, इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपको इसका पता है कि ये कितने को शो कर रहा है, ये 23 को ये शो कर रहा है, 23 को ये शो कर रहा है। मैंने सारे नहीं बनाए बार बार, इस वजह से बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। ओके, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि आपके ये वाले जो क्रोमोसोम है ना, ये इक्वेटर लाइन में अलाइन हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स लाइज ऑन इक्वेटर लाइन। इक्वेटर का मतलब ये होता है कि मिड लाइन में, इक्वेटेरियल लाइन और इक्वेटेरियल प्लेन बोल लें आप इसको, उसमें लाइन हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल, इन द सेंटर ऑफ सेल। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये आ गया आपका सेल। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस खत्म हो गया। अब इन्होंने आके इस तरह से लेट जाना है, इस तरीके से, ये जनाब साहब लेट गए इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर लाइन पे इस तरह से लाई कर गए। अब क्या होगा, वो बार बार इसको इसलिए मैं शो कर रहा हूं ताकि आपके डिस्टिंग्विश रहे। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पैटर्नल के हैं, फादर की साइड की हैं, और ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये मदर के हैं। यानी मेरा कहने का ये मतलब था, यहाँ पे ये मकसद था कि अगर मैं इस एक को शो कर रहा हूँ तो यानी इसके पीछे बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे इस तरह के हैं 23। मतलब ऐसे ये काफ़ी बहुत सारे हैं। मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह के करते करते 23 तक हमने पहुंच जाना था। तो मैंने सिर्फ इसको एक शो किया ताकि हमारी एक तो डायग्राम सही बनती रहे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, फिर क्या कहता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो कहता है कि आपके सेंट्रोमेयर जो ईच साइड से माइटोटिक स्पिंडल्स आते हैं जो कि सेंट्रिओल से निकल रहे होते हैं। अब आपको ये पता है कि आपके सेल के अंदर साइटोस्केलेटल का एक सिस्टम होता है, वो जो तब एक्टिवेट होता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। ये है सेंट्रिओल्स। कहते हैं सेंट्रिओल से माइटोटिक स्पिंडल निकलते हैं और वो इस सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से निकले सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गए, इधर से निकले सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गए, इधर से निकले सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गए। अब हम ये पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सेंट्रोमेयर्स फ्रॉम ईच साइड are attached by mitotic
स्पिंडल्स, ठीक है। तो माइटोटिक स्पिंडल्स किधर से निकले? माइटोटिक स्पिंडल्स जो आए हैं आपके फ्रॉम सेंट्रीओल, सॉरी, फ्रॉम सेंट्रीओल्स, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रीओल से आए थे, इन्होंने इसको अटैच कर लिया। अब यहां पे आपका मेटाफेज भी कंप्लीट हो गया, आपकी प्रोफेज कंप्लीट होगी, आपकी मेटाफेज कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे आपके एनाफेज पे। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये होगा कि ये जो आपके सेंट्रीओल्स के साथ ये माइटोटिक स्पिंडल्स अटैच है ना, ये अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनको खींचना शुरू कर देंगे। ये इस तरफ को खींचना शुरू कर देगा और ये इस तरफ को खींचना शुरू कर देगा, और एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा? ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये बीच में से टूट जाएगा। यानी कि अगर ये आपके पास क्रोमोसोम था, ठीक है, इसका ये वाला सेंट्रियोल है, ठीक है, सॉरी सेंट्रोमेयर है इसका, ठीक है। इस सेंट्रोमेयर के जब इसने इस तरह इक्वेटर पे अलाइन हो गया था, एक माइटोटिक स्पिंडल इधर से आके इसके साथ अटैच हो गया, इधर से आके अटैच हो गया। जब इसको ऑपोजिट पुल लगेगी तो ये बीच में से कट जाएगा, ठीक है, ये बीच में से टूट जाएगा। जब बीच में से टूट जाएगा तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, लाइक दिस। ये अब बीच में से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये अपने पोल की तरफ चला जाएगा और ये अपने पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं। अब पहले ये एक दूसरे के साथ इस तरह से थे, ठीक है, इकट्ठे थे। फिर जब इसके सेंट्रोमेयर के साथ आके माइटोटिक स्पिंडल अटैच हुए हैं तो उन्होंने ऑपोजिट पुल लगाई है, जिन्होंने इनको आपस से तोड़ के अपने अपने पोल्स की तरफ ले गए। सो अब देखते हैं इसको। ये आपका सेल है, डायग्राम आप जरूर बनाएं। ये इसका सेंट्रोमेयर, ये बीच में से टूट गया, ये इसका, ये बीच में से टूट गया सेंट्रोमेयर, ये इसका, और ये इसका, ये बीच में से टूट गया। अब ये इसका इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स है, ये कौन से थे? ये मैटरनल थे और ये पैटर्नल है। ओ सॉरी, ये पैटर्नल है, रेड वाले, ठीक है। तो अब देखें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जितने सेंट्रोमेयर्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहां पे कितने थे? 1 और 2, ठीक है। एक शो कर रहा था 23 को और एक शो कर रहा था 23 को, 23 और 23 46, ठीक है। अब ये देखें, इधर तो ये 23 आ गए, ठीक है, ये 23 आ गए। अब ये भी तो सेंट्रोमेयर ही है ना, तो ये भी 23 आ गए और ये भी 23 आ गए। यानी कि अब आपके इस सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए? ये तो हो गए जनाब 23 + 23 = 46, ये 23 + 23 = 46, 46 + 46 = 92। इसका मतलब इस सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम्स हैं। अब 92 तो इसी सेल में होते ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे कि बारी बारी, अब जब नेक्स्ट वेज आएगी तो ये सेल एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। इसकी डिवीजन हम देखेंगे कि एक दूसरे से डिवाइड कैसे होगा। तो 46 एक में चले जाएंगे और 46 एक में चले जाएंगे, ठीक है। ओके, अब लिखते हैं। माइग्रेशन of chromatids towards opposite poles, ठीक है, opposite poles, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, क्यों ऑपोजिट पोल्स में, क्योंकि यहाँ से जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये शॉर्ट एंड होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगी स्टेज के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स, सेपरेट क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब हमारी आ जाती है नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। सो टीलोफेज देख लेते हैं। ओके, टीलोफेज देख लेते हैं। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वो कहता है कि जो आपकी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम हुई है ना, वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुकी है, अब उसने स्टॉप हो जाना है। सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट ऑफ chromosomes to respective poles is stop, वो स्टॉप हो गई है। उसके बाद क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो डिस्पेयर हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल डिस्पेयर। उसके बाद क्या होगी, दो सेल के अंदर चेंजेस आएंगी। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो कैरियोकाइनेसिस है, इसके अंदर क्या होगा, आपके दो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे ईच पोल की तरफ से, टू न्यूक्लियाई फॉर्म एट ईच पोल, ठीक है। और क्या होगा कि न्यूक्लियाई रीअपीयर्स, ठीक है। पहले दो न्यूक्लियाई फॉर्म्स होंगे ईच पोल के ऊपर, इसका मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है। और न्यूक्लियोलाई, क्योंकि अब दो है ना, न्यूक्लियोलाई इसके क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर इसके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये वाले थे पैटर्नल और ये वाले थे मैटरनल, यानी कि एक मैटरनल का सेट था और एक पैटर्नल का सेट था। अब ये पैटर्नल का सेट है। सेट जहां पे भी हम कहेंगे सेट होता ही 23 क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। इसका मतलब ये है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है। अब इनके भी यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपीयर्स हो रहे हैं, न्यूक्लियोलाई रीअपीयर्स, ठीक है। तो अब ये एक पूरे का पूरा न्यूक्लियस बन गया है, जिसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूज। फ्रूज क्या कहते हैं कि यहाँ से इनवेजिनेशंस अंदर की तरफ आती हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि जो बाद में फ्यूज होके एक सेल को इस तरफ को कर देंगे, एक सेल को इस तरफ को कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्रोज, क्या होगी, क्लीवेज हो जाएगी, क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की क्लीवेज हो जाएगी। फिर क्या होगी, वो डीपन आएंगे, डीपन इनवर्ड्स। जब वो डीपन इनवर्ड्स आएंगे तो क्या होगा, आपके सेल क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस डिवाइड। ये इस तरफ को चला जाएगा, ये इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है।
ये पैटर्नल है और ये वाला मैटरनल है, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड है, ठीक है। मतलब इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है, टोटल कितने हो गए 46, ये डिप्लॉइड है। इसके पास कितने ये भी 23 है, इसके पास कितने ये भी 23 है, दोनों मिला के कितने हो गए 46, ये भी डिप्लॉइड है। अब हम कंपेयर करते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं कि यार इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्या ये पूरी आ रही हैं। अब हमने पढ़ा था कि ये डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड बनेंगे, तो डॉटर सेल्स जो बने हैं डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड ही हैं और इनके जो पैटर्नल जो थे उनके आइडेंटिकल थे, ठीक है। इससे पहले आपको एक पॉइंट बताना, यहाँ से मुझे याद नहीं था रहा, दोबारा आपको बता देता ताकि दोबारा से क्लियर हो जाए। जब ये क्रोमाटिन्स आती हैं ना, सबसे पहले ये चेंज हो जाते हैं, पहले सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होते हैं। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होंगे, मतलब G2 फेज की ही बात कर रहा हूँ। ये पैटर्नल है, सॉरी मैटरनल है और ये पैटर्नल है, ठीक है। ये पहले के किसमें चेंज होंगे, पहले ये चेंज होंगे सिंगल स्टैंडर्ड में, सिंगल स्टैंडर्ड के बाद इन्होंने डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो अब आप अगर ये देखें कि आपके जो पैटर्नल जो ये वाले हैं ये कौन से थे, ये सिंगल स्टैंडर्ड थे। तो जो ये वाले बने हैं डॉटर सेल्स, तो ये भी तो सिंगल स्टैंडर्ड ही है ना। जो मतलब माइटोसिस में एंटर होने से पहले G2 फेज के अंदर सबसे पहले जो आपका क्रोमाटिन मटेरियल था जो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था, वो चेंज होगा सबसे पहले आपके सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स में। सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड में चेंज होंगे। डबल स्टैंडर्ड में चेंज होने का ये फायदा है कि जब यहाँ से इसके क्रोमाटिन्स ब्रेक होंगे तो ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाके सेम यही चीज दोबारा से बना सकें। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल, ये पेरेंटल सेल है और ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं, तो ये एक दूसरे के सेम आ गए। ये नॉर्मल सेल्स में होता है और सेल डिवीजन है। होप सो आपको इस पूरी की पूरी फेजेस का पता लग गया हो। थैंक यू।